साथियों नमस्कार। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा भूगोल के पूर्व प्रश्न पत्र हल करने की सीरीज में मैं मनुराज पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, इस सीरीज में हम स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 और 2024 के पुराने प्रश्न पत्रों को हल कर रहे हैं ताकि हम अपनी तैयारी का आकलन कर पाए। आज के वीडियो में हम 2022 और 2024 के मानव भूगोल के संबंध में पूछे गए प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्रश्नों की संख्या लगभग 50 है और ये जो प्रश्नों का स्तर है वो उच्च माध्यमिक स्तर के भी प्रश्न, स्नातक और अधिस्नातक सारे स्तर के प्रश्न दिए गए हैं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। आपसे आशा है कि आप प्रश्नों को साथ साथ हल करें ताकि आप भी अपना आकलन कर पाएं। साथियों, पहला प्रश्न, अच्छा जो प्रश्न नंबर है 66 है, तो ये 2022 का जो सैंपल प्रश्न जो आरपीएससी ने डाल रखा है साइट पे, उसका नंबर रखा है ताकि आपको और भी आगे इसकी इंक्वायरी करनी हो तो आप वहां जाके भी देख पाए। पहला प्रश्न, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये मानव भूगोल की परिभाषा के संबंध में है। निम्नलिखित में से मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? कहा गया है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। मित्रों, संश्लेषित अध्ययन जहां भी आए तो उसका उत्तर है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने मानव भूगोल की परिभाषा में संश्लेषित अध्ययन को सम्मिलित किया है। साथियों, अगला प्रश्न फिर परिभाषा से जो 2024 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका था? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। तो ये कथन जो था वो एलन चर्चिल सैंपल, कुमारी सैंपल का जो है कथन है। साथियों, 2022 में और 2024 में दोनों प्रश्न पत्र में मानव भूगोल की परिभाषा पूछी गई है। इसका मतलब परिभाषाएं पूछी जाती है। एलन चर्चिल सैंपल की जो परिभाषा है वो है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। पॉल विडाल डिला ब्लास की भी परिभाषा महत्वपूर्ण है, जिसमें ये शब्द आपको याद रखना है। अगर परिभाषा में अधिक संश्लेषित ज्ञान अगर आ जाए तो उसमें आप पॉल विडाल डिला ब्लास को लगा सकते हो। मानव भूगोल पृथ्वी मनुष्य के बीच संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। यह हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान संकल्पना है। ऐसे अल्फ्रेड हेटनर महोदय की परिभाषा, मानव भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के क्षेत्रों के स्वरूप को समझना है और जैसा कि वे मानव के लिए अर्थ रखते हैं। दोनों पेपर में प्रश्न परिभाषा पूछी गई है, तो हो सकता है इस बार भी परिभाषा पूछी जा सके। चलिए साथियों, अगला प्रश्न लेते हैं। मानव भूगोल के उपागम से 2022 में पूछा गया था। सूची 1 में समय अवधि दे रखी है और सूची 2 में मानव भूगोल के उपागम दे रखे हैं। आपको हमको इनको मिलान करना है। मानव भूगोल के जो है 6 उपागम है जो अलग अलग समय में आए थे। इन पे 2022 में भी प्रश्न आया था और 2024 में भी प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों, शुरू करते हैं। अंतर युद्ध के बीच 1930 का जो दशक था उसमें मानव भूगोल के मध्य कौन सा उपागम था? 1950 से 1960 के दशक के बीच कौन सा था? 1970 के दशक में कौन सा था? 1990 के बाद का दशक। तो 1990 के बाद का दशक जो है वो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। 1970 का जो दशक है उसमें विभिन्न नए विचार आए, जैसे मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। 1950 और 1960 के दशक में जो है मात्रात्मक क्रांति और स्थानिक संगठन का जन्म हुआ, कंप्यूटर क्रांति आई और अंतर युद्ध अवधि 1930 के दशक को क्षेत्रीय विभेदन का काल भी कहा जाता है। तो एकासी 2 का 1, 2 का 1, 3 का डी और 4 का बी। इसके अलावा भी 2 उपागम है।
जो हम आगे देखेंगे, आपको याद हो तो आप इसको एक बार बोले। पहला, निम्नलिखित, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो जो 6 उपागम है उसमें स्थानिक संगठन है, क्षेत्रीय विभेदन है, मानचित्र प्रक्षेपण नहीं है, भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद है, इसके अलावा खोज और अन्वेषण का है, इसके अलावा जो अभी हमने देखा था मानवतावादी, और सारे ये जो उपागम है आमूलचूकवादी वो भी है। आगे देखें अगला प्रश्न, उपागम से संबंधित 2024 में पूछा गया। साथियों 2024 में 2 प्रश्न इसके संबंध में पूछे गए। निम्नलिखित उपागमों का को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। क्रम के अनुसार आपको इनको जमाना है। तो सबसे पहले जो आया था वो अन्वेषण और विवरण सबसे पहले आया था। के बाद क्या आया था साथियों? उसके बाद आया था प्रादेशिक विश्लेषण, के बाद आया था क्षेत्रीय विभेदन और उसके बाद आया था स्थानिक संगठन। आगे एक टेबल है जिसमें आप देखें कि सबसे पहले जो है आरंभिक औपनिवेशिक युग, इसी से प्रश्न पूछे गए 22 और 24 में, तो ये टेबल अपन को पूरी याद रखनी है। आरंभिक औपनिवेशिक युग में खोज और अन्वेषण का युग था, उपागम चला। उत्तर औपनिवेशिक युग में प्रादेशिक विश्लेषण यानी प्रदेशों का अध्ययन जो है प्रारंभ हुआ। 1930 का दशक जो अंतर युद्ध अवधि कहलाता है, इसमें जो है क्षेत्रीय विभेदन यानी प्रदेशों के मध्य क्या अंतर है, क्षेत्रों के बीच क्या अंतर है, उसका अध्ययन उपागम बना, अप्रोच रही अध्ययन की। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के अंत तक जो है मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन जो है कंप्यूटर आदि का उपयोग बढ़ता गया। 1970 का जो दशक आया उसमें मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। और 1990 का जो दशक है वो भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। तो पुराने प्रश्न को आप इस तरीके से सीरीज में कर सकते हैं। दोनों परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, संभावना ज्यादा है इस बार भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। साथियों अगला प्रश्न लेते हैं हम मानव भूगोल में जो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ गतिविधियां हैं, क्रियाविधियां हैं और कृषि है, उससे संदर्भ में 2024 में पूछा गया प्रश्न। स्वीडेन कृषि शब्द का संबंध किससे है? तो वह कृषि जिसको स्लेश और बर्न कृषि भी कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि का इससे संबंध किसका है? स्वीडेन कृषि भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न 2022 में पूछा गया कि स्थानांतरित कृषियों का जो जोड़ा है उसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? जूमिंग जो स्थानांतरित कृषि है उसका जो भारत में की जाती है, कथन सही है या गलत? सही है। कमराई जो है वेनेजुएला में की जाती है, क्या ये कथन सही है या गलत है? साथियों ये गलत है। तमराई कहाँ की जाती है? थाईलैंड में की जाती है। तो वेनेजुएला में क्या की जाती है साथियों? कौन सी कृषि की जाती है स्थानांतरित? जल्दी बताएं। वेनेजुएला में की जाती है कोनुको। तो ये कथन सही हो गया, गलत हो गया, इसलिए हमारा उत्तर सही हो गया। ये भी थोड़ा पढ़ते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, गलत जोड़ा मिलाना है या सही जोड़ा मिलाना, इससे भी हमसे कई बार परीक्षा में दबाव में गलती हो जाती है। तो थोड़ा सा हमको मानसिक संतुलन रखते हुए, दबाव को सहते हुए एक बार फिर प्रश्न को पढ़ लें कि इसमें से सही जोड़ा मिलाना पूछा है या गलत जोड़ा पूछा है। मिल्पा मेक्सिको सही जवाब, लदांग जो है इंडोनेशिया में होती है सही जवाब। अच्छा साथियों, तो ये आपके टेबल है जिसमें आप अलग अलग स्थानों पर कौन कौन सी जो है स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम क्या है वो लिखा गया है। जूमिंग कृषि भारत में की जाती है, मिल्पा कृषि मेक्सिको में की जाती है, कोनुको वेनेजुएला में की जाती है, रोका कृषि ब्राजील में की जाती है, मसोले मध्य अफ्रीका कांगो बेसिन में, लदांग जो है इंडोनेशिया में, रे वियतनाम में, चेनिंग जो है फिलीपींस में और तमराई जो है थाईलैंड में की जाती है। अच्छा साथियों, इसमें बताएं श्रीलंका में कौन सी कृषि स्थानांतरित कृषि की जाती है, उसका क्या नाम है? श्रीलंका में उसका नाम है चेना। बहुत सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मिश्रित कृषि से। मिश्रित कृषि से संबंधित बिंदुओं का
नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2022 फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। साथियों ये प्रश्न जो है चूंकि उच्च माध्यमिक स्तर के हैं तो लैब असिस्टेंट भर्ती में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये प्रश्न उनके लिए भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोग विद्यार्थियों के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण है। अब इसमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है। पहला, अधिकांशतः विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में की जाती है। सही कथन है। कृषि भूमि का आकार मध्यम होता है। सही कथन। चारा फसल गेहूं जो ओट्स राई क्योंकि मिश्रित कृषि है तो बिल्कुल सही कथन है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं साथियों? कृषि के साथ क्या की जाती है? पशुपालन भी किया जाता है। कृषि मशीनरी पर कम पूंजी निवेश नहीं साथियों, पूंजी निवेश अधिक होता है। यानी ए, बी और सी कथन सत्य है, डी कथन गलत है। साथियों मिश्र कृषि के आपको यहाँ एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट लगाया गया है। मैं क्षेत्र दिखा रखे हैं कहाँ कहाँ होती है। यूरोप और यूरेशिया वाले क्षेत्र में होती है, पूर्वी अमेरिका वाले क्षेत्र में होती है, दक्षिण अफ्रीका के मध्य क्षेत्र में और दक्षिणी अफ्रीका, ये विभिन्न क्षेत्रों में विश्व में मिश्रित कृषि की जाती है जो आपको मैप में आप देख सकते हो। अगला प्रश्न 2022 से, चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषता क्या है? साथियों पहली विशेषता दे रखी है, चलवासियों तथा पशुओं के गमनागमन का मौसमी प्रारूप होता है। सही है, बिल्कुल। ट्रांस ह्यूमेन, क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। स्थायी चरागाहों में पशुपालन किया जाता है, क्या ये कथन सही है? ये कथन सही नहीं है क्योंकि चलवासी पशुचारण दे रखा है तो स्थायी चरागाहों में नहीं किया जाता है। पशुओं का विक्रय हेतु पाला जाता है पशुओं को, क्या ये कथन सत्य है? ये भी कथन असत्य है। यानी ए और बी कथन सत्य है। चलो साथियों ए और बी कथन इसमें सत्य है, चलवासी पशुचारण की प्रमुख विशेषता। अच्छा विश्व में कहाँ कहाँ चलवासी पशुचारण किया जाता है साथियों? तो आगे एक मैप है आप उसमें देख ले कि जो चलवासी पशुचारण मुख्यतः उत्तरी अफ्रीका और वहां से लेके जो पूरा मध्य एशिया तक का क्षेत्र है जिसमें अरब का मरुस्थल, ये क्षेत्र बड़ा चर्चित है। अभी इस जगह का नाम बताइए, इस कौन सी जल संधि कहा जाता है जो अभी ईरान और अमेरिका और इजराइल के युद्ध जो हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा जो है चलवासी पशुचारण के क्षेत्र आप मानचित्र पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों 2022 की भर्ती परीक्षा का विषय से संबंधित ही है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? विश्व के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं जहां वाणिज्यिक जो है डेयरी कृषि की जाती है। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप में की जाती है, सही बात है। कनाडा में की जाती है, तो सही बात है। इंडोनेशिया और मलेशिया नहीं। दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और तस्मानिया बिल्कुल नहीं। यानी जो तीसरा जो कथन है वो असत्य है। विश्व के 3 प्रमुख जो क्षेत्र हैं, विकसित क्षेत्र हैं जहां वाणिज्यिक कृषि की जाती है, डेयरी कृषि की जाती है, एक तो ये कनाडा का क्षेत्र, एक यूरोप का ये क्षेत्र और एक ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं फिर कृषि से। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रदेश विश्व के शराब वाइन उद्योग का हृदय के रूप में जाना जाता है? सभी को पता है, जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। बिल्कुल सही, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु। अच्छा कोपेन ने भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए कौन सा जो है चिन्ह का प्रयोग किया था? क्या कहा था उसको? एस कहा था या सी एफ कहा था या और कुछ कहा था? बताएं, कमेंट में उत्तर दें। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। अच्छा भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश विश्व में कहाँ कहाँ फैले हुए, कहाँ कहाँ भूमध्य सागरीय जो है कृषि प्रदेश पाए जाते हैं? उसका भी उत्तर वीडियो को पॉज करके दें। अब हम आगे देखते हैं। ये रहे विश्व के भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश का क्षेत्र। ये भूमध्य सागर इसके चारों ओर का क्षेत्र जिसमें उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी जो है यूरोप वाला क्षेत्र पूरा आ गया, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र,
अमेरिका का जो है क्षेत्र और ये मध्य चिली का क्षेत्र, जो यहाँ जो है भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। अमेरिका का वो कौन सा क्षेत्र है आप बताएं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बीमा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से है? तो बीमा को किसमें सम्मिलित किया जाता है? तो जो बीमा को है सीधे हम जानते हैं, ये सीधा याद करना है, तृतीय क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र जिसको कहते हैं, उसमें सम्मिलित किया जाता है। 2024 में फिर सेवाओं से संबंधित प्रश्न, मनोरंजन तथा सेवाओं से संबंधित कार्य को जाना जाता है। मनोरंजन और सेवाएं किस क्षेत्र में सम्मिलित की जाएगी? क्या द्वितीयक में की जाएगी, क्या प्राथमिक में की जाएगी, तृतीयक में की जाएगी? सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है। तो कृषि से बराबर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्रियाएं वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के पूछे जाते हैं? आरपीएससी कैसा पूछती है वो ही हम प्रश्न, पुराने प्रश्न देख रहे हैं, ताकि हम उसके अनुसार अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अगला प्रश्न, 2022 से निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग में कुल कर्मचारियों में से सफेद कॉलर कर्मचारियों का हिस्सा सर्वाधिक होता है? साथियों, नीला कॉलर, लाल कॉलर, और कौन कौन से कॉलर होते हैं? सफेद कॉलर, गोल्डन कॉलर, कौन कौन से क्षेत्र से जुड़े होते हैं? जल्दी से उसका जवाब दें, आगे तो मिलेगा ही निश्चित रूप से। तो इन जो 4 प्रकार के उद्योग हैं उसमें फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है उसमें सफेद कॉलर श्रमिक सबसे ज्यादा होते हैं। चलिए, लाल कॉलर श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए, बिल्कुल सही जवाब। नीले कॉलर श्रमिक द्वितीय क्षेत्र से जुड़े हुए, गुलाबी कॉलर श्रमिक तृतीय क्षेत्र से जुड़े हुए, सफेद कॉलर श्रमिक चतुर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए, और स्वर्ण कॉलर श्रमिक पंचम क्षेत्र में जुड़े हुए जो कार्मिक है उनको कहा जाता है। प्रमुख उदाहरण भी दे रखे हैं जिसमें फार्मास्यूटिकल आपको स्क्रीन पर दिख सकता है। अच्छा, उस उच्च स्तर के जो कार्य होते हैं जिसमें सीईओ होते हैं वो किसमें सम्मिलित होते हैं? बिल्कुल पंचम क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, उद्योग से 2022 का, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका में किस लोहा इस्पात केंद्र को यूएसए के जंग का कटोरा, यानी पहले लोहे का उत्पादन बहुत अधिक होता था, अब थोड़ा कम हो गया है, तो उस लोहे में जंग लग गई यूं माना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो एनसीईआरटी में साफ दे रखा है पिट्सबर्ग को जो है यूएसए के जंग के कटोरे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न परिवहन से, पार कनेडियन रेल मार्ग के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ यात्रा करने पर नगरों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही देखने को मिलेगा? कैनेडियन रेल मार्ग से गुजरना है। साथियों, यही प्रश्न 2022 में पूछा गया, थोड़ा सा चेंज करके 2024 में फिर से प्रश्न पूछा गया जो अगले ही प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हुआ, पूर्व से पश्चिम में जाओगे तो आप जाओगे हेलीपैक्स से वैंकूवर तक। हेलीपैक्स ऑप्शन में नहीं है, तो क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग और वैंकूवर, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न वापिस 2024 में पूछा गया, ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग के प्रमुख नगरों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो अब 2 बार लगातार इसके प्रश्न पूछ लिया, तो अगली बार साइबेरियन रेलमार्ग से पूछ लें, चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये भी इस तरीके से, अगर इतना डीप याद नहीं किया तो वो करना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है प्रश्न। चलिए इसका उत्तर दीजिए, ट्रांस कैनेडियन रेलमार्ग को पूर्व से पश्चिम में बताइए। तो कहाँ से पूर्व से पश्चिम, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? हेलीपैक्स से लेके वैंकूवर तक। तो हेलीपैक्स, क्यूबेक, विनिपेग और वैंकूवर, हेलीपैक्स से वैंकूवर तक। पिछले प्रश्न में देखो आप क्या था, हेलीपैक्स नाम ही नहीं दिया, क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग, फिर लास्ट में वैंकूवर पहुंच गए अपन, और यहाँ हेलीपैक्स से वैंकूवर पहुंचे। ये ट्रांस कैनेडियन पार कैनेडियन रेलमार्ग का एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट, जो पूर्व से पश्चिम में चले तो ये अपना पूर्व,
इधर से हम पश्चिम की ओर चलें तो सबसे पहले हेलिफैक्स, क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा, कैडबरी, विनिपेग, रेगिना, कैलगरी, केमलुप्स, वैंकूवर। हेलिफैक्स से वैंकूवर हम इतना ही याद रखते थे, पर अब उससे भी काम नहीं चलने वाला, बीच के भी शहर याद रखने पड़ेंगे क्योंकि लगातार दोनों बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं परिवहन, विश्व परिवहन से ही। घाटून झील से होकर गुजरने वाली नहर की पहचान कीजिए। तो घाटून झील से होकर कौन सी नहर गुजरती है? तो साथियों, ये गुजरती है पनामा नहर। वापिस एनसीईआरटी का एक स्क्रीनशॉट पनामा नहर का, कहाँ से? पनामा से चालू होती है। अच्छा, इधर कौन सा सागर है पनामा के? प्रशांत महासागर। और उस साइड कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। ये आपकी घाटूम। मानचित्र के अंदर से प्रश्न हो सकता है, थ्योरी में नहीं लिखा हो, लेकिन मानचित्र जब हम चित्र देखते हैं। अच्छा, कौन सी झील है, कौन सी नहर है जिसमें लोक सिस्टम है? यही पनामा। कितने लोक सिस्टम है? 6 लोक सिस्टम। ठीक है, एक तरफ पनामा, एक तरफ कोलोन जो है बंदरगाह है। ये अपनी जो है पनामा नहर, एक तरफ प्रशांत महासागर है और एक तरफ अटलांटिक महासागर। अच्छा, एक दूसरी प्रसिद्ध जो अपनी नहर है वो है स्वेज नहर। इस संदर्भ में हो सकता है पहली बार पनामा से आया, इस बार स्वेज से प्रश्न आ जावे। तो स्वेज के अंदर भी देखो झील है, एक लिटिल बिटर झील और एक ग्रेट बिटर झील। अगर प्रश्न पूछ ले ग्रेट बिटर झील किस नहर में स्थित है, तो वो अपनी नहर कौन सी हो गई? स्वेज नहर। स्वेज की खाड़ी को किससे जोड़ रही है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रही है। ठीक है, कौन कौन से इसके किनारों पर बंदरगाह है, इसके आधिपत्य में है, इसकी स्थापना मतलब कब बनाई गई थी? ये भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप इसके साथ ही तैयार करें। एक प्रश्न साथियों, एक प्रश्न जो आता है जब आप हल करते हैं तो उसके संदर्भ में जितने ऑप्शन और उसके साथ में वो पूरा टॉपिक आप जो है अगर आप रिवीजन कर ले साथ में, ताकि हमारी रिवीजन भी होता रहेगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहेगा। साथियों, अगला प्रश्न 2024 का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें प्रादेशिक व्यापार समूह और उसके सदस्य राष्ट्रों का मिलान करना है। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका सदस्य देश कौन है? साथियों, ब्रुनई का सदस्य देश है। CIS, नाफ्टा और लाइया। साथियों, नाफ्टा हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा ही, और जब इसका अर्थ सी का 4 लगा देते हो तो आपको सीधा ही इसका जवाब मिल जाता है। फिर भी हम आगे देखते हैं। लैटिन अमेरिकन जो ग्रुप है का जो सदस्य राष्ट्र है वो पेरू, यानी डी का 3rd। आसियान का ब्रुनई हो गया, का 2nd। CIS है उसका अजरबैजान। CIS की स्थापना जब USSR का विघटन हुआ तब हुई थी 1991 में। साथियों, इसका जो उत्तर हुआ वो, कई बार अगर हमको एक ऑप्शन भी सही पकड़ में आ जाता है तो भी उत्तर हमारा सही हो सकता है, लेकिन जब हम तैयारी करें तो सारी अच्छे से तैयारी करनी है, सारा किस्मत। अगला प्रश्न, वापिस प्रश्न आया 2022 में भी आया साथियों, 2024 में भी प्रादेशिक व्यापार समूह का देखो सेम प्रश्न 2024 में पूछा गया और वापिस ये प्रश्न पहले भी पूछा गया। 2022 में कुछ चीजें इसमें चेंज कर दी। CIS, ओपेक, नाफ्टा और आसियान मिलान कीजिए। तो CIS का जो सदस्य देश है वो कौन है? अच्छा, ओपेक का जो है नाइजीरिया, यानी B का T। अब देखो, एक मुझे आ रहा है माना कि बाकी आ ही नहीं रहे, लेकिन अगर सही आ गया तो T किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ये सही हो जाएगा। CIS का सदस्य देश अजरबैजान, 2022 का प्रश्न है, 2024 में रिपीट हुआ। नाफ्टा का जो सदस्य है वो श्रीलंका है, और आसियान का जो सदस्य देश है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो वो है आपका
मलेशिया, तो डी का सी, सी का बी, सी का बी और ई का डी और ए का ए, ये ऑप्शन। इसका मतलब प्रादेशिक व्यापार समूह से भी सदस्य देशों के प्रश्न रिपीट होते हैं, पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, विश्व जनसंख्या से। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब पूरा होने का अनुमान कब है? 2022 में पूछा गया, 2022 के लिए पूछी गई, उत्तर भी 2022 ही है। चलिए प्रश्न अगला देखते हैं साथियों। मानव विकास सूचकांक HDI 2022 का प्रश्न है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित नहीं है? जो मानव विकास सूचकांक के जो शीर्ष 10 देश है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो साथियों जो ये सूची है, आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन सब है, फिनलैंड जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। मानव विकास सूचकांक की गणना करते समय इसके विभिन्न आयामों को भारिता वेटेज दी जाती है। तो इस मानव विकास सूचकांक के जो 3 आयाम है ना, उसमें प्रत्येक का जो वेटेज है वो 1/3 1/3 1/3 है। अब मैं यहाँ स्पेस छोड़ता हूँ। वो 3 आयाम कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, 3 है जो आयाम है, 1/3 सबका योगदान है। अच्छा, भारिता में जो अंक होता है मानव विकास सूचकांक है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? वो होता है जो नंबर आएंगे वो 0 से लेकर 1 तक आएंगे। अच्छा, मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन जारी करता है ये भी बताएं। अगला प्रश्न, सतत पोषणीय विकास से संबंधित ब्रेट लैंड की जो रिपोर्ट आई थी वो किस वर्ष आई थी साथियों? वो आई थी 1987 में। कब आई थी? 1987 में ब्रेट लैंड रिपोर्ट आई थी। अब साथियों थोड़ी भौगोलिक विचारधाराओं के प्रश्न आ रहे हैं मानव भूगोल में। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान मानव भूगोल में भूवादी यानी जियोक्रेटिक, यानी सिंपल भाषा में कहे तो जो प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, या अगर हम अपने जो सिंपल भाषा में कहे तो निश्चयवादी है, विचारधारा से संबंधित है? आइए साथियों देखते हैं। हम्बोल्ट सही, रेडजेल भी है, रिटर भी है और सैंपल भी है। तो ABCD ये चारों ही विद्वान जो है वो भूवादी विचारधारा से संबंधित है। साथियों अगला प्रश्न, रुको और जाओ नियतिवाद, आसान प्रश्न। क्या प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलरमोदे ने किया था। ग्रिफिथ टेलरमोदे ने रुको और जाओ निश्चयवाद का, नियतिवाद का प्रतिपादन किया था। कब पूछा गया था? 2022 में। अगला प्रश्न साथियों 2022 में पूछा गया, नियतिवाद से भी पूछा गया, संभववाद से भी पूछा गया। निम्नलिखित में से किस समूह ने संभववाद की वकालत की है? यानी नियतिवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ये जो तीनों ही प्रश्न है भूवादी, ये नियतिवाद का एक और प्रश्न है ना, वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तीनों प्रश्न 2022 में पूछे गए। अब संभववाद के जो वकालत करने वाले लोग थे वो मुख्यतः किस विचारधारा या कहाँ किस देश से थे? बिल्कुल सही जवाब, फ्रांस से थे। कौन कौन से विद्वान हैं जो इसमें संभववाद की विचारधारा से जुड़े हुए? तो लूसियन फैब्रे महोदय, क्या नाम दिया था इन्होंने? संभववाद शब्द दिया था, जीन ब्रून्स और सावर। तो ये जवाब सही है। अगला जवाब साथियों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का दृष्टिकोण निश्चयवादी है? तो साथियों प्रिंसिपल दे ज्योग्राफी ह्यूमेन, ये किताब किसकी थी साथियों? विडाल डी ला ब्लास की। ब्लास तो कौन से वादी थे? संभववादी थे। एंथ्रोपो ज्योग्राफी किसकी किताब थी? रेडजेल की। सही, रेडजेल जो थे वो मानव भूगोल के पिताजी भी उनको कहते हैं, पर वो निश्चयवादी विचारधारा से संबंधित। और बाकी जो किताब है ज्योग्राफी एंड द सोशल साइंस और ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, ये जो विचार ये है संभववाद से जुड़ी हुई किताबें। अच्छा साथियों जरूर देखें कि ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस किताब किसकी है।
शायद ईशा बोमेन की है, देख लेना। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री हेब्रे की है शायद, एक बार देख लेना इसको भी, है ना, याद करना इसको। एनवायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक का लेखक कौन है? 2022 में पूछा गया, एनवायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन, ग्रिफिथ टेलर। एनवायरमेंट, रेस एंड माइग्रेशन ग्रिफिथ टेलर की किताब है। ज्योग्राफी इन 20वीं सेंचुरी, ये भी किताब ग्रिफिथ टेलर की है, 1951 में लिखी गई थी। और एनवायरमेंट, रेस और माइग्रेशन लिखी थी 1933 में। ग्रिफिथ टेलर देखो साथियों, एक ही परीक्षा में 2 किताबें इनकी पूछी गई और साथ में इनका जो है सिद्धांत भी, रुको और जाओ, युक्तिवाद भी पूछा गया। ग्रिफिथ टेलर महोदय से 3 प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, प्रवास से संबंधित प्रश्न है। प्रवास एक प्रभावी समय के लिए निवास स्थान का परिवर्तन कहलाता है, यह कथन किस विद्वान का था? 2022 में पूछा गया साथियों, यह कथन था डोनाल्ड जे बोग महोदय का। कथन पूछे जा रहे हैं साथियों, कथन भी याद रखने। हेडन ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है जिसमें केशों के आधार पर, यानी केशों के आधार पर जो प्रजातियों का वर्गीकरण किया, प्रजातियों से संबंधित प्रश्न है, रेस से संबंधित 2022 में पूछा गया। तो ये जो कथन है, हेडन ने अपनी पुस्तक वो रेसेज ऑफ मैन में जो है वर्गीकरण किया था। हेडन की पुस्तक का नाम है रेसेज ऑफ मैन। अब आप बताएं कि ये पुस्तक उन्होंने कब लिखी थी, किसके आधार पे किया? केशों के आधार पर, बालों के आधार। अगला प्रश्न साथियों, जो दिनारिक प्रजाति है 2022 का, उसका संबंध किस जो है प्रजाति से है? तो दिनारिक प्रजाति का संबंध साथियों कोकेसाइड प्रजाति से है। सीधा प्रश्न है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं प्रजातियों के संदर्भ में। अब 2024 में प्रश्न पूछा गया अगला, कि भाई प्रजाति जो है नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को, ये कथन का है। प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को, ये कथन है ग्रिफिथ टेलर का। अगला प्रश्न साथियों, टेलर के अनुसार, वापिस 2024 में टेलर का प्रश्न वापिस पूछ लिया गया। टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियां 75 से अधिक शीर्ष सूचकांक रखती है? जो शीर्ष सूचकांक था जो टेलर ने, उसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया, उसमें ये पूछ रहे हैं कि 75 से ज्यादा शीर्ष सूचकांक इन चारों प्रजातियों में से किसका है? साथियों इसमें जो नॉर्डिक का था, ग्लिटो और ऑस्ट्रेलाइड का नहीं, अल्पाइन का, ए और डी, ए और डी, नॉर्डिक और अल्पाइन का तो है ए और डी। प्रजातियों से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ग्रिफिथ टेलर फेवरेट प्रश्न है। ग्रिफिथ टेलर ने प्रजातियों का जो वर्गीकरण है वो शीर्ष सूचकांक के आधार पर किया। केशों के आधार पर किसने किया था साथियों? बिल्कुल सही। तो टेलर ने निग्रिटो का और ऑस्ट्रेलॉइड का कम बताया, नार्डिक और अल्पाइन का 75 से अधिक शीर्ष सूचकांक बताया। साथियों अगला प्रश्न ज्योग्राफिकल थॉट से 2024 में लेटेस्ट में पूछा गया, जून 2025 में जो पेपर हुआ था उसमें, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने फारस साम्राज्य के सूसा से सार्डिस तक के महान राजमार्ग का स्पष्ट जो है वर्णन अपनी पुस्तक में किया है? साथियों सूसा से लेके, हाँ ये तो वर्गीकरण है, हाँ, सूसा से लेके सार्डिक तक के महान राजमार्ग का वर्गीकरण किया था हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस। अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है हेरोडोटस की? कौन कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिया। कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया पुस्तक में हेरोडोटस ने जो है सूसा से लेके और सार्डिस तक के लगभग 2700 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का विवरण दिया था। और इन्हें हेरोडोटस को हम जानते हैं इतिहास का पिता भी कहा जाता है।
और इनका एक प्रथम बहुत फेमस कथन है जो हो सकता है किसी परीक्षा में आपको देखने को भी मिल जावे कि समस्त इतिहास का विवेचन भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए और भूगोल का इतिहास के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। ये पूछा हुआ भी कथन है, हमें याद रखना है। समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक रूप से और भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक रूप से भी किया जाना चाहिए। कौन से विद्वान? हेरोडोटस। अब साथियों महत्वपूर्ण किताबें फेवरेट है एग्जामिनर की बुक्स, लगातार अभी आपने खूब सारे प्रश्न देखे, बुक्स पूछी जाती है किताबें में, तो आप पूरी एक जो है टेबल बना लें बुक्स की, कौन कौन से विद्वान की, या फिर आप ब्रांच वाइज टेबल बना लें। और बुक्स तो हमें याद करनी ही है, सन वाइज याद करें। कई बार हो सकता है जैसे बुक्स पूछते पूछते अगली बार सन ही पूछ ले, कौन सी मिलान कीजिए कौन सी पुस्तक किस सन में आई थी, है ना, तो वो सन भी याद रखे साथ में। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं तो जरूरी है, याद करनी पड़ेगी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, लेखक और उनकी पुस्तक कौन सी है। तो हम्बोल्ट की जो पुस्तक है साथियों आपको पता ही है, बिल्कुल सही, कॉस्मोस। रिटर की कौन सी किताब है साथियों? बिल्कुल अर्ड कुंडे। हार्शोन की कौन सी किताब है साथियों? एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी री एग्जामिन्ड, बिल्कुल सही जवाब। और हटिंगटन की जो किताब है वो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। कब लिखी गई साथियों सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, कब प्रकाशित हुई, ये सारी पुस्तकें कब प्रकाशित हुई वो भी याद रखनी है। तो ए का 3, बी का 4, सी का सेकंड, सी का सेकंड और डी का 1, फोर्थ ऑप्शन है वो सही है। अगला साथियों, सर्वप्रथम किसने यह समर्थन किया था कि इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति तथा व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं। एक पुस्तक का मैंने पूछा था कब प्रकाशित हुई थी, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, उसी में ये लिखा गया था। अब आप फटाफट बता दें सिविलाइजेशन क्लाइमेट पुस्तक है किसकी? बिल्कुल सही जवाब साथियों, ई हटिंगटन मौदे की। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट में ये इन्होंने कथन दिया कि ये जलवायु द्वारा निर्धारित होते हैं। हटिंगटन मौदे की पुस्तक है सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, कब लिखी? 1915 में। और ये तर्क दिया कि जलवायु के द्वारा कार्य क्षमता, स्वास्थ्य, संस्कृति सब कुछ प्रभावित होता है, यानी उसकी सभ्यता संस्कृति जलवायु द्वारा निर्धारित होती है। अगला साथियों, कोल रिटर से प्रश्न आ गया, हम्बोल्ट का प्रश्न आया, रिटर का भी आ गया। 2024 में पूछा गया, कोल रिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा, भूगोल का मानव केंद्रित दृष्टिकोण, शुद्ध भूगोल का समर्थन किया और लैंडर कुंडे की अवधारणा दी। कौन सा कथन साथियों इसमें से गलत है? तो साथियों इसमें से तीसरा कथन जो है वो गलत है। शुद्ध भूगोल का उन्होंने समर्थन नहीं किया, बाकी ईश्वरवादी विचारधारा उनकी थी, मानव केंद्रित दृष्टिकोण भी था और लैंडर कुंडे, अर्ड कुंडे की भी अवधारणा उन्होंने दी थी। तो जो उत्तर हुआ वो हो गया ए, बी और डी, कोल रिटर। कौन सी किताब लिखी थी साथियों, है ना? तो ईश्वरवादी विचारधारा, मानव केंद्रित दृष्टिकोण, लैंडर कुंडे की अवधारणा। अगला साथियों, फिर से 2024 में पुस्तकें और उसके लेखक को मिलान करने के लिए दी गई। कॉस्मोस किसने लिखी? फेवरेट कॉस्मोस अर्डगुंडे इनकी फेवरेट है। कॉस्मोस किसने लिखी थी? हम्बोल्ट ने लिखी थी। अर्डगुंडे किसने लिखी थी? रिटर ने लिखी थी। कॉरिडोर ऑफ टाइम टूर मोदी की है और वोल्कर कुंडे किसकी है? रेडजेल मोदी की है। तो कॉरिडोर ऑफ टाइम में 1 और 1 और वोल्कर कुंडे ये और ये, अर्ड कुंडे रिटर की तो ये, तो फिर ऑप्शन हो गया आपका 1 नंबर। काटना भी सीखना पड़ता है साथियों, अच्छे से निरपई से करें प्रश्न, थोड़ा क्या दबाव में हमसे गलत भी हो जाते हैं। तो अगर 3 प्रश्नों को 3 ऑप्शन को अपन पूरे गलत साबित कर देंगे तो हमें उस समय कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अभी चौथा ऑप्शन थोड़ा सा 1-2 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा लगते हैं, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम सही जो है उत्तर दे पाते हैं। तो पहले कॉस्मोस हम्बोल्ट, अर्डकुंडे रिटर, वोल्कर कुंडे जो है रेडजेल और कॉरिडोर ऑफ टाइम्स जो है फ्लूरमो की पुस्तक है। पुस्तकें पूछी जाती है साथियों, प्रमाण के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ, तो हमको याद करनी है। अगला प्रश्न साथियों 2024 का,
भाई किसने कहा कि मकान और सड़कों के लिए मिट्टी का उपयोग अनुत्पादक है? कथन भी पूछे जा रहे हैं, कथन नए नए विचारकों से पूछे जा रहे हैं, है ना साथियों। थोड़ा टफ है लेकिन करना पड़ेगा। ये कथन जीन ब्रून हेस का कथन है कि मकान और सड़कों के लिए मिट्टी का जो प्रयोग है वो अनुत्पादक है। अगला प्रश्न साथियों 2024 से, एकाकी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था जेनर को जन्म देती है, ये विचारधारा किसकी है? जेनर डीवी की जो विचारधारा है वो किसकी है साथियों? वो है विडाल। जेनर डीवी की जो विचारधारा है साथियों हंटिंगटन। जेनर डीवी की जो विचारधारा है साथियों वो विडाल डिला ब्लास की है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसकी है 2024 में, है ना? जैसे टेलर फेवरेट है वैसे मुझे लग रहा है हंटिंगटन महोदय भी इनके फेवरेट है। मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन पुस्तक हंटिंगटन महोदय की है। सामने आपके हंटिंगटन महोदय की सारी पुस्तकें दे रखी है। कौन कौन सी लिखी उन्होंने? द पल्स ऑफ एशिया लिखी 1907 में, पैलेस्टाइन एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन लिखी 1911 में, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट लिखी 1915 में, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। वर्ल्ड पावर एंड इवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी साथियों, प्रिंसिपल तो एक और है, विडाल डिला ब्लास भी है ह्यूमन ज्योग्राफी के, ये भी है प्रिंसिपल, तो 20 में लिखी थी हंटिंगटन महोदय ने। द कैरेक्टर ऑफ रेसेज, वेस्ट ऑफ द पैसिफिक, द ह्यूमन हैबिट, और लास्ट में द मेन स्प्रिंग ऑफ सिविलाइजेशन 1945 में लिखी थी। तो ये सारी पुस्तकें हमें याद करनी है। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न 2022 का, निम्नलिखित में से कौन तंत्र विश्लेषण के विकास से संबंधित नहीं है? सिस्टम अप्रोच से संबंधित, तंत्र विश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो ये सोरेल आरजे, जेम्स पी, हार्वे डी है, फ्रीमैन नहीं है। चोल्ले जो आरजे चोल्ले, जिसको अपन चोल्ले भी कहते हैं, तंत्र विश्लेषण को लाने का योगदान है और इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी एंड जनरल सिस्टम थ्योरी के माध्यम से 1962 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। डेविड हार्वे की पुस्तक है एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है 1969 में। ये भी जो है इसमें भी सिस्टम अप्रोच की उन्होंने बात की, है ना। प्रिस्टाइन जेम्स की जो है स्पेशियल सिस्टम पर महत्व दिया, लेकिन जो फ्री मैन है उसने इस तंत्र सिस्टम पर बात नहीं करके भूगोल के इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी की बात की है। इन्होंने तंत्र विश्लेषण पर विकास में योगदान नहीं दिया है। साथियों अगला प्रश्न, अब जो दार्शनिक उपागम थे जैसे व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति, अतिवाद, उसके संदर्भ में अब प्रश्न देखते हैं। इनसे भी लगातार प्रश्न पूछा जाता है। दार्शनिक उपागम कौन है और उसके विद्वान को अपन को मिलान करना है। व्यवहारवाद, मात्रात्मक क्रांति, अतिवाद, प्रसंभाव्यवाद, तो इनके विचारों को अगर मिलाएं तो जैसे प्रसंभाव्यवाद OH के स्पेट, ठीक है, तो डी का बी। अब जैसे मैंने डी मिलाया ए सीधा उत्तर सही हो गया, है ना। तो कई बार क्या होता है किस्मत अच्छी हो और हमें वही जो उत्तर आ रहा हो जो सही हो, तो उससे भी काम हो सकता है। प्रसंभाव्यवाद की। अब बात करते हैं व्यवहारवाद की, तो व्यवहारवाद तो है विलियम किर्क महोदय का था। मात्रात्मक क्रांति बटन महोदय की थी, बिल्कुल सही, डी का डी। और अतिवाद जो है, रेडिकलिज्म जो है, वो आर पीट महोदय का था। तो उत्तर हो गया सी, डी, ए और डी। साथियों व्यवहारवाद किर्क महोदय ने दिया था और मेंटल मैप की भी उन्होंने इस पर बातचीत की थी। मात्रात्मक क्रांति जो है बटन महोदय ने, और अपना इनका प्रसिद्ध लेख है, पूछा जा सकता है, तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी लिखा और उसमें उन्होंने मात्रात्मक क्रांति की बात की थी 1963 में। अतिवाद है रेडिकलिज्म की बात की थी पीट महोदय ने, और इनकी एक वो कौन सी पत्रिका थी, एंटीपोड पत्रिका। कौन सी पत्रिका? एंटीपोड
बोर्ड पत्रिका में जो है प्रकाशित की। और परसंभाव्यवाद जो है हम सब ये जानते हैं, ओच के स्पेट। साथियों किसे कहते हैं परसंभाव्यवाद? वेरी गुड। प्रकृति संभावनाएं देती है, उसमें से कुछ संभावना अधिक संभाव्य होती है जिसका चयन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, व्यवहारवादी भूगोल का, अब व्यवहारवादी की कुछ विशेषता दे रखी है, ठीक है, उसमें कौन कौन से उनके आधारभूत तर्क है। पहला तर्क दे रखा है, व्यक्तियों के मानस में वातावरणीय प्रतिबिंब होते हैं। सही जवाब। ऐसे प्रतिबिंबों का शोधकर्ताओं द्वारा परिशुद्धता से पहचाना जा सकता है। सही बात। वातावरणीय प्रतिबिंबों वह व्यक्ति के निर्णय लेने की प्रक्रिया में संबंध नहीं होता, ये कथन जो है गलत है, ये कथन उससे संबंधित नहीं है। तो उत्तर हो गया ए और बी कथन सही है। तो व्यवहारवाद से प्रश्न पूछा गया, ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या कर रखी है। अगला प्रश्न अब अपन देखते हैं प्रत्यक्षवाद से। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्षवाद भूगोल की विषय वस्तु है? 2024 में प्रश्न पूछा गया है। इसे अनुभववाद भी कहा जाता है। बात। आदर्शवाद का विरोधी है। सही बात। इसकी स्थापना अगस्त कॉम्टे ने की थी और यह अधिनायकवाद का विरोध करता है। सभी कथन सत्य है। प्रत्यक्षवाद से प्रश्न पूछे गए, व्यवहारवाद से प्रश्न पूछे गए, ये इसकी व्याख्या है। तो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और डिटेल में पूछे जा रहे हैं, पूरा अच्छे से हमको याद करना है। अगला प्रश्न साथियों, फेनमैन के भूगोल की परिधि में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं था? फेनमैन ने जो भूगोल की परिधि दी थी उसमें जीव विज्ञान सम्मिलित था, भूविज्ञान सम्मिलित था, इतिहास सम्मिलित था, भौतिकी सम्मिलित नहीं थी, है ना। उसमें जो सम्मिलित थी वो जियोमॉर्फोलॉजी यानी जियोलॉजी जो है इसमें सम्मिलित थी, जीव विज्ञान सम्मिलित था, इतिहास, अर्थशास्त्र, नृजाति विज्ञान, मौसम विज्ञान सम्मिलित थे, लेकिन भौतिकी फिजिक्स उसमें सम्मिलित नहीं थी। अच्छा, फेनमैन की पुस्तक कौन सी थी? तो 1919 में लिखी उन्होंने द सर्कमफरेंस ऑफ ज्योग्राफी यानी भूगोल की परिधि, भूगोल की परिधि, है ना। भूगोल का संबंध किन किन अन्य जो है विज्ञान की धाराओं से है, विषयों से है और कैसा संबंध है उसको समझाने का प्रयास किया उन्होंने। अन्य विज्ञानों के साथ भूगोल के संदर्भ को एक व्रत के रूप में समझाया, ठीक है, और उसमें इतने जो विज्ञान अन्य विषयों का संबंध भूगोल से बताया, लेकिन उसमें फिजिक्स सम्मिलित नहीं थी। अब साथियों, भारत में भूगोल का विकास, उस टॉपिक से भी जो है 2022 में प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1926 में मद्रास विश्वविद्यालय में हुई थी? कौन कौन सी संस्था दे रखी है? द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, द ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, द दक्कन ज्योग्राफिकल सोसाइटी और नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो पहला ही उत्तर है वो सही है, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, जिसको मद्रास जो है सोसाइटी भी कहते थे, वो उसकी जो स्थापना है वो मद्रास विश्वविद्यालय में हुई थी। द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1926 में, मद्रास विश्वविद्यालय में हुई थी। पहले इसको जो है मद्रास ज्योग्राफिकल एसोसिएशन कहते थे और इसकी जो स्थापना सदस्य थे प्रोफेसर एन सुब्रमण्यम थे। सबसे पुरानी संस्थाओं में एक है, कौन सी? द इंडियन ज्योग्राफिकल एसोसिएशन। अच्छा, अन्य कौन कौन सी दे रखी है उसका भी देख लेते हैं। द ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, द ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1933 में कोलकाता में, है ना, 1933 में कोलकाता में हुई। नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी बीएचयू में। और द दक्कन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में हैदराबाद में। कहाँ हुई थी? 1962 में हैदराबाद में। तो अगली बार हो सकता है घुमा के प्रश्न पूछ ले, तो हमें इसके अलावा भी जो अन्य सोसाइटियां हैं उसके बारे में भी जो है
पता रखना है, क्योंकि टॉपिक है हमारे भारत में भूगोल का विकास, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, भारत, अगला प्रश्न 2024 में भी पूछा गया, थोड़ा चेंज हो गया। अब इसमें पूछा है भारतीय भूगोलवेत्ता और उनके अध्ययन का क्षेत्र और कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए साथियों। पहला ऑप्शन है SM अली, ऐतिहासिक भूगोल, पुराणों का भूगोल, पुस्तक याद होगी आपको, है ना, तो उसमें बिल्कुल सही SM अली ऐतिहासिक भूगोल से संबंधित है। प्रोफेसर RN दुबे, आर्थिक और वाणिज्यिक भूगोल, बिल्कुल उन्होंने आर्थिक और वाणिज्यिक भूगोल पर काम किया। जॉर्ज कुरियन, भू आकृति विज्ञान, नहीं, जॉर्ज कुरियन का कार्य भू आकृति विज्ञान पर नहीं था। प्रोफेसर SP चटर्जी, भारत का भौगोलिक प्रादेशिकरण, बिल्कुल सही। तो जो तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज कुरियन का भू आकृति विज्ञान पर कार्य नहीं था। साथियों, जो जॉर्ज कुरियन है उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी पे काम किया था, जिसमें मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल पर काम किया था। ये मद्रास ज्योग्राफिकल एसोसिएशन, क्या नाम है इसका, द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी, कब स्थापना हुई, 1926 में। कहाँ हुई, मद्रास में हुई थी। तो वो उसके जो है प्रमुख सदस्य भी रहे हैं, और इसका जो जनरल है द इंडियन ज्योग्राफिकल जनरल, उसके संपादक भी रहे हैं। ठीक है, और इंडिया ए जनरल सर्वे जो इसका निकलता है पुस्तक है, वो लिखी थी SM अली। SM अली की जो किताब है द ज्योग्राफी ऑफ पुराण, बहुत फेमस किताब, ठीक है, वो SM अली ने लिखी, जो है हिस्टोरिकल ज्योग्राफियर ने। RN दुबे, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी इनका भी आर्थिक भूगोल से संबंध है। प्रोफेसर SP चटर्जी, जिन्होंने फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया लिखा था, और एक जो है नेटमो की स्थापना की, राष्ट्रीय एटलस संगठन की स्थापना भी की थी। ऐसे ही हमारे बहुत फेमस प्रोफेसर RL सिंह जी है, जिन्होंने एक इंडिया ए रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी बहुत फेमस किताब है, ये भी याद रखे, हो सकता है अगली बार प्रोफेसर RL सिंह से संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सके। इसके अलावा और जो है भूगोलवेत्ता है जिनकी कृतियाँ आप जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोफेसर जैसे SP चटर्जी, तो इन्होंने जो है फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया लिखा। जॉर्ज कुरियन की आपको बताई दी, RL सिंह जी इंडिया रीजनल ज्योग्राफी, और प्रोफेसर मुनीस रजा एटलस ऑफ द चाइल्ड इन इंडिया, सामाजिक भूगोल की पुस्तक भी लिखी। तो साथियों, इस 1 घंटे में लगभग हमने 50 मानव भूगोल के संदर्भ में प्रश्न किए। आपने अगर साथ साथ हल किए होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा। जहाँ आप अटके या जहाँ आपको शंका हुई, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस टॉपिक को वापस देखें और उसका पूरा हल करने का प्रयास करें, उसको पूरा वापस तैयार करें। तो वीडियो के अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। इसी सीरीज में हम बहुत जल्दी जो है 2022 और 24 के पूरे प्रश्न पत्रों को जो ब्रांच वाइज हल कर समाप्त करेंगे। परीक्षा उपयोगी सामग्री इस चैनल पर आती रहेगी। आप लोगों ने जितना अभी तक वीडियो को, जो पुराने वीडियो को प्रेम दिया है, वो इसी तरीके से बनाए रखें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।